चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So students, today we are going to start another important topic, that is interface and its type. बच्चों, इंटरफेस पे कल भी हमारी थोड़ी सी बात हुई थी जब हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे. क्या पढ़ रहे थे? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमारी थोड़ी सी बात हुई थी इंटरफेस के बारे में. तो आज जो है स्टूडेंट्स, वो हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं, मजीद इसमें और भी चीजें देख लेते हैं. देखें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स. इंटरफेस इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ अ यूजर टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर और अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क. स्टूडेंट्स, इंटरफेस आपके पास बेसिकली एक प्रोग्राम है. क्या है स्टूडेंट्स? एक प्रोग्राम है जो यूजर को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सके. कंप्यूटर से क्या हो सके स्टूडेंट? इंटरेक्ट हो सके. जैसे स्टूडेंट मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी. अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सही है. अब मैंने जब अपनी स्क्रीन शेयर करी तो जो इंटरफेस मेरे पास आ रहा है वही इंटरफेस आपके पास आ रहा है, सही है. और मैं जो ये देखकर पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर ये इंटरफेस आपको प्रोवाइड ना हो तो आप अपनी डिवाइस से इंटरेक्ट नहीं हो सकते, सही है. या फिर ये स्क्रीन मुझे बेसिकली अलाउ ना हो, मुझे ना नजर आए, इंटरफेस ना हो मेरे पास, तो मैं अपने सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं हो सकता, सही है. तो बेटा याद रखिएगा, इंटरफेस आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर को इंटरेक्ट करता है किससे? कंप्यूटर के साथ. अब हमारे पास बेसिकली देखें, a user interface UI is the part of operating system. यूजर इंटरफेस जो है स्टूडेंट्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है. Program device that allow a user to enter and receive information. There are many types of user interface. Two most common user interfaces are discussed below. देखें, आप जितने भी काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई डिवाइस इंसर्ट कर रहे हैं, आप डेटा एंटर कर रहे हैं, सही है, आप कोई डेटा रिसीव कर रहे हैं, ये सारा काम आप आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि आपको सामने विजिबिलिटी हो रही है, आपको सामने नजर आ रहा है, यानी आपके सामने एक आसान इंटरफेस है, तभी आप ये सारा काम आसानी से कर सकते हैं. हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, दो जो है वो बहुत ही मोस्ट कॉमन इंटरफेस है जो कि हम यूज करते हैं, सही है. पहला कौन सा स्टूडेंट? देखें, पहला आपके पास है CLI, जिसे हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस. जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं बेटा. कमांड लाइन इंटरफेस कौन सा इंटरफेस होता है बेटा? ये वो इंटरफेस होता है जिसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होते, यानी कि पूरा का पूरा जो इंटरफेस होता है आपका वो टेक्स्ट बेस्ड होता है. क्या होता है बेटा? टेक्स्ट बेस्ड होता है आपके पास. जैसे देखें, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? देखें, अ कमांड लाइन इंटरफेस इज अ स्क्रीन or text based representation in which the user types the commands on place called prompt to operate the computer. बच्चों, हमारे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो होती है, मैं भी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा. तो वो बेसिकली क्या होती है? वो पूरी टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है. क्या होती है बेटा? टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है. मतलब पूरी स्क्रीन पे सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट, और आपके पास आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ कमांड्स. ठीक है, जैसे ये देखो सेकंड पैरा में क्या लिखा हुआ है? कमांड कंटेन्स a string of characters. CLI is difficult to use because the user has to remember the commands and their syntaxes. क्या बात बता रहे हैं बेटा आपको? ये बता रहे हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करना मुश्किल है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, इसमें आपको कमांड्स को याद करना पड़ता है और कमांड्स के सिंटैक्सेस को भी याद करना पड़ता है. अगर आपने कमांड गलत इंसर्ट कर दी तो वो आगे काम ही नहीं करेगा. जैसे एक वक्त पे आप GW बेसिक यूज करते थे. GW बेसिक पे भी स्टूडेंट आपके पास जो विंडो थी वो पूरी ब्लैक थी और व्हाइट कलर का टेक्स्ट होता था, और उसमें भी स्टूडेंट अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखना होता था तो आप अगर कोई गलत सिंटैक्स या गलत कमांड डाल देते थे तो वो रन ही नहीं होता था भाई. तो बेटा सेम एज इट इज, कमांड लाइन इंटरफेस वाले जितने भी
आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है या इंटरफेस है, इसमें अगर आप कमांड्स या सिंटेक्स को गलत कर देंगे तो ये आपका रन नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि CLI जो है स्टूडेंट्स वो डिफिकल्ट है यूज करना। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, बट इट इज फास्ट इन यूज बिकॉज टेक्स्ट मोड टेक लेस रिसोर्स। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो टेक्स्ट बेस्ड चीजें होती है ना वो कम रिसोर्सेज लेती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने 2 गेम्स बनाए, एक आपने बनाया फुल HD ग्राफिक्स, फुल जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं, और एक आपने सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई जो ज्यादा टेक्स्ट बेस्ड है। तो कौन सी ज्यादा चलेगी, ज्यादा तेज चलेगी? सर ऑब्वियसली टेक्स्ट बेस्ड, क्योंकि बेटा जिस एप्लीकेशन में, जिस वेबसाइट में, जिस गेम में ग्राफिक्स ज्यादा हो वो एप्लीकेशन जो है वो रिसोर्सेज को ज्यादा कंज्यूम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल क्रोम पे कोई ब्राउजिंग कर रहे हो, मिसाल के तौर पे कोई टेक्स्ट ब्राउजिंग कर रहे हो, हमें कोई टॉपिक के बारे में पढ़ना है, सही है, तो उसके MBs जो है वो कम होंगे एज कंपेयर टू जब हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होंगे, सही है। तो एज कंपैरिजन इसमें हमें क्या पता लग रहा है, सर यूट्यूब पे जब हम वीडियो देख रहे हैं वो ज्यादा MBs को कंज्यूम कर रहा है, जबकि गूगल क्रोम पे जो हमने कोई टेक्स्ट टॉपिक कोई चीज सर्च करी थी उसके MBs कम है। बेटा इसी तरह इंटरफेसेस में भी यही होता है कि अगर आप टेक्स्ट बेस्ड चीजों को यूज कर रहे हैं तो वो रिसोर्सेस कम लेती हैं और चलने में फास्ट रहती हैं एज कंपेयर टू ग्राफिकल। अब सवाल ये पैदा होता है कि कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो कहाँ यूज होता है? भाई देखें, इट वाज primarily provided to users by computer terminals or Unix operating system and personal computer including MS-DOS और Apple DOS। DOS की एब्रीविएशन स्टूडेंट्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी एक बात को जरा जहन में रखिएगा, मैं अभी आपको जरा कमांड प्रॉम्प्ट की एक विंडो दिखाता हूँ, उसकी कमांड प्रॉम्प्ट की मैं आपको एक विंडो दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा, जिससे आपको अंदाजा क्या होगा भाई कि CLI क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे गए, स्टार्ट मेन्यू पे देखो आपने क्या लिखा, CMD। स्टार्ट मेन्यू पे आपने लिखा CMD लिखकर इसको ओपन करा, तो बेटा जब आपने ओपन करा तो देखें आपके पास इस तरह की एक विंडो आ गई। बेसिकली जो आपके पास डॉस था ना बेटा, डॉस, वो इसी तरह जो है वो लोग कमांड्स याद करके यूज करते थे, ठीक है। अच्छा जी, अब सिलसिला क्या है, जरा मेरी बात को जरा समझिएगा। यहाँ पे अगर मुझे कोई फोल्डर ओपन करना है या कोई चीज ओपन करनी है, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि CLI में आपको कमांड्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मुझे डायरेक्टरी देखनी है, तो मैंने लिखा DIR, डायरेक्टरी, DIR लिख के एंटर करा तो आप देखें मेरे पास जो है वो क्या आ गई, डायरेक्टरी आ गई। क्या आ गई? डायरेक्टरी आ गई। तो इसी तरह जितनी ज्यादा आपके पास कमांड्स मौजूद हैं, मतलब जितनी ज्यादा कमांड्स आपको याद है, सही है, उतनी जो है वो आप उतना ही कम्युनिकेट कर सकते हैं भाई, सही है। तो ये आपका तो था वो कमांड लाइन इंटरफेस था, क्या था स्टूडेंट्स? कमांड लाइन इंटरफेस था, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आपने देखा मैंने पहले सिस्टम की कमांड लिखी थी तो उसने एक्सेप्ट नहीं करी, मैंने एग्जिट की कमांड लिखी तो उसने फौरन एक्सेप्ट कर ली। चले अब वापस आ जाए टॉपिक पे। तो ये मैंने आपको जितनी बातें बताई ये सारी किसकी थी? कमांड लाइन इंटरफेस, सही है, जो इस तरह मैंने आपको दिखा दी थी। अब स्टूडेंट जो हमारे पास सेकंड टाइप है इंटरफेस का, वो है GUI, जो कि मैं और आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं,
जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैं और आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बल्कि ज्यादातर मैक्सिमम लोग ही ये यूज करते हैं। अच्छा भाई, a graphical user interface is a system of interactive visual components of computer software. A GUI display objects that convey information and represent actions that can be taken by the user. The objects change color, size, visibility when the user interacts with them. बिल्कुल सही बात लिखी हुई है सारी। और इन्हीं वजूहात की बिना पर सर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हमारा विंडोज एक इंटरेक्टिव डिस्प्ले है सर, और ये हमारे सबसे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत है। तभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, एंड्रॉइड का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, आईओएस का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, मैक आईओएस का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है बनिस्बत डॉस के। और एक और बात याद रखिएगा, डॉस को बनाने वाला भी माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज को बनाने वाला भी माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, जो कॉमनली मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये पिक्चर किसकी है, ये बेसिकली जीयूआई की है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी हमारे विंडोज की है। ठीक है, और बेटा याद रखिएगा, इसमें आप जाहिर सी बात है आप कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर, आइकन, फोल्डर, बैकग्राउंड सब कुछ चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। सही है, तो इससे क्या होता है, यूजर को मैसेज कन्वे करने में बहुत आसानी हो जाती है। जस्ट क्लिक करता है, एंटर करता है, हो गया काम। जबकि डॉस में क्या होता था, आपको कमांड्स देनी पड़ती थी प्रॉपर सिंटेक्स के साथ। ये प्रॉब्लम आती थी भाई डॉस। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था इंटरफेस का। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की 4 टाइप्स है। कितनी बच्चों? 4 टाइप्स है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हमारे पास है सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हमारे पास है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हमारे पास है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक स्टूडेंट हमारे पास है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 4 तरह के स्टूडेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। सही है, जिनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं अभी। अच्छा, चलो देखो भाई, सबसे पहले बच्चों जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब। इन अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, a single user can access the computer system at a time. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट जिसमें एक यूजर एट अ टाइम जो है वो यूज कर सकता है अपने सिस्टम। सही, जैसे डॉस हो गया, एक ही बंदा यूज कर रहा है। विंडोज के शुरू के वर्जन, अब तो लोग सर्वर बना के यूज कर लेते हैं, इसीलिए हम सिंगल यूजर नहीं कह रहे, लेकिन जो विंडोज के शुरू के वर्जन थे बच्चों, उसमें जो है वो यही होता था, एक बंदा जो है वो एक ही वक्त में यूज कर सकता था। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बच्चों हम कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आए जरा आप मल्टी यूजर में, जिसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है सर? जो एक ही टाइम पे, क्या लिखा हुआ है, अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द कंप्यूटर एट सेम टाइम। क्या मतलब? एक ही वक्त में बहुत सारे यूजर्स जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करें, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मेमोरी
and resources among the various users according to the requirement. ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं स्टूडेंट्स जो मल्टीपल यूजर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे बहुत सारे लोग काम कर. अब सबकी रिक्वायरमेंट अलग, सबकी रिक्वायरमेंट अलग. किसी को कोई फोल्डर ओपन करना है, किसी को कोई फोल्डर ओपन करना है. तो इन सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं भाई ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स और यूनिक्स. लिनक्स एंड यूनिक्स ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं और आप मुझे बताइएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है. चलो बताओ, ये जो पिक्चर आपको सामने नजर आ रही है ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को शो कर रहा है? जल्दी बताओ. हेमन सही से देखो. वेरी गुड इकरा. अरसलान बताओ ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को शो कर रहा है? वेरी गुड. सही, सबने सही बताया कि सर ये सिंगल यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो डायग्राम है ये सिंगल यूजर को रिप्रेजेंट कर रही है. हाँ, ये मल्टीटास्किंग है सर. हमने तो सिर्फ यूजर की बात की थी. हमने सिर्फ किसकी बात की थी भाई? यूजर की बात करी. सही, ये तो मल्टीटास्किंग कर रहा है सर. तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि सर ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद आ जाए स्टूडेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सेकंड टाइप जिसे हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. देखो भाई, बैच का मतलब होता है ग्रुप. बैच का मतलब क्या होता है? ग्रुप. चलिए अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ. पहले आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ फिर आपको डायग्राम के थ्रू पे समझा देता हूँ. जनरल टर्म ऑफ बैच प्रोसेसिंग इज यूज्ड for programs that are executed with minimum human interaction. This type of operating system does not interact with the computer directly. Student, batch processing operating system एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम होती है. अच्छा भाई, पहली बात. दूसरी बात, ये उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होते. अच्छा भाई, कैसे? तो सर ये कैसे काम करते हैं? ईच यूजर प्रिपेयर्स हिज जॉब एंड सबमिट. जॉब का मतलब होता है टास्क, पहले भी बता चुका हूं. ईच यूजर प्रिपेयर्स हिज जॉब एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर टू स्पीड अप प्रोसेसिंग. जॉब्स with similar needs are batched together and run as a group. क्या बात लिखी है बेटा? Run as a group by an operator. The main function of a batch processing system is to automatically keep executing the jobs in a batch. चलो अब मेरी बात जरा समझो. चलो ये भी पढ़ लेता हूँ. Batch system can be shared by multiple users. The idle time for batch system is very less. Next job start just after the current one. चलो अब मैंने जितनी बात बताई है ना उन सब का सेंट्रल आइडिया इस डायग्राम में मौजूद है. गौर से देखना, गौर से देखें. आपने दो चीजें पढ़ी अभी थ्योरेटिकल में. क्या? पहली चीज आपने ये पढ़ी कि सर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम है. याद रखना इस चीज को, ह्यूमन इंटरेक्शन कम है, पहली चीज. दूसरी आपने पढ़ी सर ये वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम. अच्छा भाई, उसके बाद आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ी सर बैच. बैच का मतलब क्या होता है? ग्रुप. अब मिसाल के तौर पे मेरे पास इस डायग्राम में
अगर आप गौर करें, 4 यूजर्स हैं, जैसे ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 है, ये यूजर 3 है और ये यूजर 4 है। 4 यूजर है। चारों यूजर ने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करा, कोई टास्क दिया। जॉब का मतलब अगेन बता रहा हूं क्या, टास्क। ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, ये टास्क 3 है और ये टास्क 4 है। तो ये 4 यूजर, चारों ने अपने अपने टास्क दे दिए किसको, ऑपरेटर को, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को। और यहाँ पे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, इसकी भाई, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा जी ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है, ये ऑपरेटर ये चेक कर रहा है कि कितने यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिमिलर टास्क दिया है, जिन्होंने क्या दिया है, सिमिलर टास्क दिया है, मतलब जिन्होंने एक जैसे टास्क दिए हैं। तो ये बैच प्रोसेसिंग पता है क्या करता है, एक जैसे टास्क, एक जैसे जो टास्क होते हैं उनका एक बैच क्रिएट कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे दो यूजर ने, यूजर 1 और यूजर 2, इनका जो टास्क था वो एक ही था भाई, तो इनको एक ही में ऑपरेटर में डाल के इनका एक बैच बना दिया। यूजर 3 और यूजर 4, इनका टास्क एक ही था, तो इस ऑपरेटर ने इनका अलग बैच बना दिया। और फिर ये बैच की सूरत में जाता है किसके पास, कंप्यूटर सिस्टम के पास, और तब जाके क्या होता है बेटा, एग्जीक्यूट होता है। तब जाके क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे, जी बिल्कुल, नहीं सिमिलर ग्रुप नहीं, सिमिलर टास्क की बात कर रहा हूं मैं। मिसाल के तौर पे दो लोगों ने एक ही काम करा, एक ही टास्क दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो इसने उसका बैच बनाया। सही, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ आ जाएगा आपको। देखिए मेरी बात को जरा समझिएगा। आप लोग गए ई कैट का एडमिशन लेने भाई, सही है, आप लोग गए 20 लोग, कितने 20 स्टूडेंट्स जो गए वो ई कैट का एडमिशन लेने एडमिन के पास। बात को जरा समझिएगा। अब 20 स्टूडेंट्स में सब थोड़ी कंप्यूटर साइंस वाले थे। क्या कहा मैंने, सर सब कंप्यूटर साइंस वाले थोड़ी थे। 20 में से 6 जो है वो सीएस वाले थे, और 14 बच्चे जो है वो किस कौन से थे, इंजीनियरिंग वाले थे भाई, इंजीनियरिंग वाले थे। सही है। अब नासिर भाई ने क्या करा, जो आपके एडमिन में होते हैं, इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने ये देखा कि यार अच्छा, ये जो 6 बच्चे आ रहे हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिमिलर है, इन सबको सीएस में जाना है, इन सबको किस में जाना है, सीएस में जाना है। तो यासिर नासिर भाई ने क्या करा, इन 6 बच्चों के सीएस वालों का अलग बैच बना दिया। क्या बना दिया, अलग बैच बना दिया। तभी तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में ऊपर लिखा हुआ आता है हेडिंग में, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। कुछ बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी, यस और नो में रिप्लाई करा जरा जल्दी से। जी अरसान भाई, जी शाहिद, जी बिल्कुल एमन, बिल्कुल एमन ऐसा ही है। ओके ओके, सही। इसी तरह ये जो 14 बच्चे हैं, इन सबकी रिक्वायरमेंट एक, ये सब इंजीनियरिंग वाले हैं, इन सबको जो है वो केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री पढ़कर आ चुके हैं। तो भाई नासिर भाई ने इनका एक अलग बैच क्रिएट करा, इनका एक अलग बैच क्रिएट करा। सही। और एक बात याद रखिएगा, एडमिन जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कर रही है, सही है, और आखिर में जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो आपका रिजल्ट जनरेट होगा, वो तो एनएमआई से ही होगा ना। आपके ऊपर तो लिखा हुआ यही आएगा कि एनएमआई के स्टूडेंट हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी बेटा, इस बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए। चलें, अब मैंने जितनी भी बात बताई है स्टूडेंट, उन सबको मैं जल्दी से समराइज कर रहा हूँ। देखें, जितने यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं,
अगर उन सब ने सिमिलर टास्क परफॉर्म करने का कहा ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो उन सिमिलर टास्क का क्या करेगा, एक बैच बना देगा और वो बैच के सूरत में भेज देगा किसको, कंप्यूटर सिस्टम। दैट्स इट। ठीक है भाई। और अब स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग क्या है भाई? सर एक ऐसा मेथड है that allow multiple users to share resources simultaneously. Multiple users can use specific computer at the same time in different places. टाइम शेयरिंग बेटा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सके आपस में। अब रिसोर्सेज में हार्डवेयर रिसोर्सेज भी आ सकती हैं और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी आ सकती हैं। तो इन दोनों तरह की रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है कौन? टाइम शेयरिंग। अच्छा भाई, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम is that in which from many tasks, each task is given some time to execute so that all process runs smoothly without any problem. Multiple jobs are executed by the CPU by switching between them. By switching between them. ये स्विच कर रहा होता है, कैसे स्विच कर रहा होता है मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम से। ये आप सामने डायग्राम देख रहे हैं, बीच में आपके पास सीपीयू है और इसके सर्कुलर में सर्कुलेट हो रहे हैं यूजर्स, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। सही है। अब मैंने आपको बताया टाइम शेयरिंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिसाल के तौर पे इस पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। अब ये क्या कर रहा है, पहले इस यूजर को डील कर रहा है, ये सारे यूजर भी आपके पास मौजूद हैं, लेकिन पहले इसको डील कर रहा है। जैसे इसका काम खत्म फिर इस पे, जैसे इसका काम खत्म फिर इस पे, जैसे इसका काम खत्म फिर इस पे। तो ये स्विच कर रहा होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले इससे इसने स्विच करा, सही है, यानी यूजर 2 से यूजर 1 पे स्विच करा, तो यूजर 1 का काम खत्म हो गया तो इस पे स्विच करा, इसका काम खत्म हो गया तो यूजर 4 पे स्विच करा। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से ही पता लग रहा है सर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने टाइम को शेयर करता है डिफरेंट यूजर्स में साइमल्टेनियसली। सिंपल सी बात है। उसके बाद आ जाओ जल्दी से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट और समझना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें टाइम लिमिटेशन हो बेटा। क्या हो? टाइम लिमिटेशन। क्या लिखा हुआ है? A real time processing operating system is a time bound operating system which has fixed limit. Processing has to be done within the defined time, otherwise system will be failed. याद रखिएगा, ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये आपके पास तमाम इंपॉर्टेंट और तमाम स्पेशल पर्पस डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। सही है, जिसमें टाइम लिमिटेशन, अगर टाइम लिमिटेशन के बाद इसने काम करा तो सिस्टम विल बी फेल्ड, सिस्टम विल बी फेल्ड। जैसे कि हमारे पास एक केमिकल इंडस्ट्री है, हमारे पास क्या है? केमिकल इंडस्ट्री है भाई। केमिकल इंडस्ट्री में आपको पता है टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब हमने क्या करा, हमने एक बॉयलर पे कोई हमने केमिकल बॉयल करने दे दिया भाई। अब हमने एक बॉयलर पे क्या करा, एक अलार्म सिस्टम लगाया। क्या लगाया भाई? अलार्म सिस्टम। और अलार्म सिस्टम में इंस्टॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है। अब हमने ये सेट करा कि भाई जब भी केमिकल जो है हमारा बॉयलर में, ये बॉयलर है भाई, ये बॉयलर है, बॉयलर है। हमने ये सेट करा भाई कि जब भी बॉयलर में टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो हमारे पास अलार्म बज जाए। क्या बज जाए? अलार्म। अगर 100 डिग्री से करीब या 100 डिग्री पर अलार्म नहीं बजा, सही है, और टेम्परेचर आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, हमें इस बात का पता ही नहीं चला, सही, तो बेटा और यहाँ पे हो गई डिस्ट्रॉय, केमिकल हमारा जो है वो भाई डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि यार ये कैसा सिस्टम है जो टाइम पे काम नहीं कर सका। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग हैज टू बी डन विद इन द डिफाइंड टाइम। प्रोसेसिंग उसी वक्त परफॉर्म होनी चाहिए जब टाइम लिमिटेशन दी हुई है,
अदरवाइज सिस्टम विल बी फेल्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो टाइम लिमिटेशन को फॉलो करता है। अब रियल टाइम में भी दो होते हैं स्टूडेंट आपके पास, एक होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम और एक आपके पास होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सही है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम भाई कि भाई a hard real time system guarantee that critical task complete on time, टाइम पे करना है, even the shortest delay or urgency is not acceptable, थोड़ी सी देर भी भाई एक्सेप्टेबल नहीं है। हेयर सिस्टम शुड मीट द डेडलाइन, डेडलाइन पे भाई सिस्टम को मीट करना पड़ेगा। सही, अच्छा भाई उसके बाद देखिए, जैसे एग्जांपल दिया मैं मिसाइल सिस्टम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आर द बेस्ट एग्जांपल। बिल्कुल सही बात है यार। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आप थोड़ी सी भी एरर, थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा ही है भाई, अगर ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन आपको रियल टाइम के थ्रू नहीं मिली तो यार आपके पास तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे, है ना। तो यही सिस्टम है भाई कि आप